सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जितने भी आप साथी आए हैं। और आज दो तीन बातें हैं जो हमने थोड़ा एक्सप्लेन करनी है। एक तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कुछ लोग हमें फ़ोन करते हैं कि आपने पार्टी छोड़ दी है या नहीं छोड़ी। कुछ ऐसे कहते हैं, कुछ शायद हो सकता है एक दो पेपर में या सोशल मीडिया में ऐसी बात आई होगी कि उन्होंने शायद पार्टी नहीं छोड़ी है, इसलिए हम दोबारा आपको हमने यहाँ तकलीफ़ दी है। पहले भी आपने अच्छी तरह हाईलाइट किया है। और जो हमारा स्टैंड था, जो हमने स्टैंड लिया पार्टी छोड़ने का, हम सब पुराने साथी हैं। चौधरी हुसैन अली वफा जी हैं, बीएस जी आप फार्मर MLC हैं, हमारे यहाँ सोच जी हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट रहे हैं, ये मेरा बेटा है, वो दूसरे शाम जी हैं। तो जो हमारा स्टैंड है वो बहुत क्लियर है, हमने सोच समझ कर लिया। अच्छा, जितना भी मुश्किल वक्त आया PDP के ऊपर हम उनके साथ रहे और एक फौलाद की तरह पार्टी के साथ मुफ्ती साहब के साथ हम खड़े रहे। बेशक जिस वक्त अमरनाथ श्राइन बोर्ड का इशू चला था तो जम्मू में कुछ ऐसे हालात बन गए थे और फिर भी हम मुफ्ती साहब के साथ रहे। लेकिन आज जो हालात बने हमारे जम्मू कश्मीर, एक तो पूरी सियासत जो है उल्ट पुलट हुई है। जहाँ पहले स्टेट थी, उसके बाद यहाँ टेरिटरी बना दी गई और अब नए नए जो एक्ट हैं उसके भी हम चर्चा करेंगे बाद में। जो अभी नया कानून निकाला है तो हम मुफ्ती साहब के साथ खड़े रहे। लेकिन आज जो आपने देखा जिसको लेकर जम्मू में बहुत एक बड़ा रोष भी है और जगह जगह प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़। जहाँ तक तिरंगे का सवाल है, मैंने पहले भी दो चार मीडियो से बात की है, सोशल मीडिया में बात भी की है कि जहाँ तक तिरंगे का सवाल है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, अगर कोई भी उसकी डिसरिस्पेक्ट करेगा, अवमानना करेगा तो हम उसको टारगेट नहीं करेंगे। वी विल नेवर टारगेट। हम उसके लिए अपनी जान कुर्बान दे सकते हैं, जान की बाजी लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसकी हम इंसल्ट जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसको लेकर हम सब साथियों, और भी बहुत से साथी हैं जो अभी आना चाहते हैं, शायद हो सकता है आपको हम कुछ लिस्ट भी दे दें इसके बाद। उनकी बहुत से साथी हैं जो दुखी हैं इससे। जो एक हमारी जो पार्टी सदस्य थी मोहतरमा महबूबा जी, आपने सामने उसको हाईलाइट किया, जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उसके ऊपर हमने पार्टी से रिज़ाइन दे दिया। और हमारा स्टैंड है कि अब हमने रिज़ाइन दिया वो सोच समझ के दिया। हम समझते इस बात को। मैं तो 35 साल तक मुफ्ती साहब के साथ रहा और जिस दिन पार्टी बनाई गई उस दिन से बीएस जी भी हमारे साथ रहे। 28 जुलाई 99 को जिसे पार्टी बनी, तो हम उस दिन से लेकर आज दिन तक। मैं तो जब 85 में मुफ्ती साहब ने आसपुरा में चुनाव लड़ा था, हम उस वक्त उनके साथ थे। शायद यहाँ हमारे बहुत अभी छोटे उम्र के लोग हमारे नौजवान हैं जहाँ, अच्छी बात है। उसके बाद एक जन मोर्चा बना था पूरे देश, जिसमें 4 लोग आए थे, BP सिंह और मुफ्ती साहब, असलम महमूद खान और अरुण नेहरू। उन्होंने एक जन मोर्चा बनाया था जिस वक्त रफेल घोटाला हुआ था, बोफोर्स घोटाला हुआ था। तो उसके बाद जन मोर्चा था वो मर्ज हुआ था जनता दल में पूरे देश में। चाहे चौधरी देवीलाल थे, BP सिंह थे, लालू प्रसाद यादव था, रामविलास पासवान जी थे, IK गुजराल था, रामकृष्ण हेगड़े था, NT रामो था, विजय पटनायक था, ये सारे चौधरी चरण सिंह जी, ये सब जितने लोग थे ये सब जनता दल में शामिल हुए। तो हम मुफ्ती साहब के साथ जनता दल में आए। 96 में किसी वजह से मुफ्ती साहब ने जनता दल को छोड़ दिया तो हम उनके साथ कांग्रेस में आए 96 में। और जब 99 में पार्टी बढ़ाई मुफ्ती साहब ने, हम मुफ्ती साहब के साथ है। यानी हमारा जो मुफ्ती साहब के साथ है, हमारी पार्टी होती थी मुफ्ती साहब। तो हमने कोई 35 ईयर के करीब लगभग पूरी अपनी जो अपनी जवानी थी वो मुफ्ती साहब के साथ हम पार्टी में दी। और जो भी हमने किया यहाँ पार्टी को स्टैंड किया, सब किया, वो पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। तो आज वो ऐसी परिस्थितियाँ बन गई जिससे हमें जो पार्टी को छोड़ दिया है। तो हमारा स्टैंड जो है वो बिल्कुल क्लियर है। हमने तिरंगे को लेकर हमने पार्टी को छोड़ा है, ये हमारा पूरा स्टैंड है। हम इसका जो डिसरिस्पेक्ट है हमारे नेशनल फ्लैग की, हम कभी बर्दाश्त नहीं करें, कोई भी हो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा जो अभी रिसेंटली जो कल अभी निकला है, जो लैंड एक्ट इन्होंने निकाला है, जिसके ऊपर आज कुछ लोग जो हैं प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो इससे पहले भी कई ऐसे एक्ट बने हैं। पहले इन्होंने ये तो एक मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर को एक इन्होंने मजाक बना दिया है। कभी कोई पीछे इन्होंने एक आर्डर निकाला था कि जो 47 के रिफ्यूजी आए हैं उनको अगर जो अपनी ज़मीन वो सेल परचेज करते हैं तो वो पहले आपको कस्टोडियन से परमिशन लेनी होगी। उसके ऊपर भी लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट वगैरह किया, फिर उन्होंने इसको रोल बैक कर लिया।
और उससे पहले भी इन्होंने कहीं अभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे जो मुफ्ती साहब ने उस वक्त बनाए थे तो उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। इसी प्रकार अभी नया एक्ट उन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्टेट की जगह जो है इन्होंने डोमिसाइल शुरू कर दिया। अब डोमिसाइल को भी शायद ख़त्म, पहले कहते थे कि कोई भी बाहर का आदमी जो जहाँ ज़मीन ही खरीदेगा जहाँ नौकरी नहीं करेगा, किसी को बाहर के आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी। तो आज इन्होंने जो किया जिससे हमारे जम्मू कश्मीर का जो यूथ है उसको मैं सोचता हूँ बहुत एक सेटबैक हुई, उसको बहुत एक नुकसान हुआ। ऑलरेडी हमारा जम्मू कश्मीर में कोई भी इतने सोर्स नहीं है। एक तो ये सबसे लास्ट स्टेट है इसलिए, और दूसरा जहाँ इंडस्ट्री वगैरह कम है उसकी वजह से हमारे नौजवान जो बहुत बेकार हैं। लेकिन जो एक इनकी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है नौजवानों के लिए वो इन्होंने अभी तक कोई पॉलिसी बनाई नहीं। तो लेकिन इससे मैं समझता हूँ कि ज़्यादा नुकसान होगा हमारे खासकर नौजवानों को, और जो हमारे गरीब लोग हैं जिनकी किसी की 2 एकड़ ज़मीन है, किसी की 1 एकड़ ज़मीन है, उनको भी इसका नुकसान होगा जो उन्होंने फैसला किया। जैसे मैं कह रहा था कि अब इन्होंने शायद इसका मतलब जो डोमिसाइल उन्होंने बनाया वो भी ख़त्म कर दिया। इन्होंने कहा कि बाहर से कोई भी आकर जो यहाँ ज़मीन जो खरीद सकता है। तो जो डोमिसाइल था पहले जिनके स्टेट बने हुए थे करोड़ों लोगों ने जो स्टेट बनाए थे। अभी मैं चंद दिन पहले एक तहसील ऑफिस में गया आसपुरा में, वहाँ मैंने देखा कोई ऐसा कोई 400-500 लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। तो मैंने पूछा क्या बात है, कहने लगे जो डोमिसाइल बना रहे हैं। पहले जिनका स्टेट बना था उसको उन्होंने डोमिसाइल में बदला। तो अब इन्होंने डोमिसाइल भी मुझे लग रहा है कि ख़त्म हो गया। अगर कोई भी बाहर से आकर जो है ज़मीन इसका हम विरोध करते हैं, खासकर जहाँ तक नौजवानों का सवाल है, हम नौजवानों के साथ खड़े हैं। बाकी जो दूसरे जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं आप सारे जहाँ इन्होंने सोचा था कि जिस बार 370 ख़त्म इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास का दौर शुरू हुआ। आज जो जम्मू कश्मीर में मैं तो ये समझता हूँ कि जहाँ विकास नहीं हुआ, जहाँ विकास के जगह जहाँ विनाश हुआ, जहाँ जम्मू कश्मीर का टोटली जहाँ सत्यानाश हो गया, जब से जहाँ हमारे ये स्टेट का दर्जा इन्होंने छीन लिया है और यूटी का दर्जा दिया। ये तो हम डिमांड करते हैं कि यहाँ स्टेट का दर्जा फौरी तौर पर देना चाहिए। ये एक मैं समझता हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया रकबा है वो हमारा चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर शायद राजस्थान है, एमपी है, मध्य प्रदेश है, और उसके बाद महाराष्ट्र है और यूपी है, उसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर एरिया के हिसाब से आता है। हमने कभी ऐसा नहीं देखा, हिस्ट्री में कभी नहीं देखा कि जो स्टेट है और जिसका इतना बड़ा एरिया हो, 2,42,000 किलोमीटर एरिया जम्मू कश्मीर का, उसको इन्होंने जो है वो यूटी में बदल दिया। और ऐसा कभी हमने देश में नहीं देखा कि जो स्टेट है उसको यूटी बनाया गया हो, वरना जो यूटी है उसको स्टेट में बदला गया है। एक तो ये हम डिमांड करेंगे कि पूरी जो हमारी जम्मू कश्मीर की स्टेट है इसको जो है स्टेट का दर्जा देना चाहिए। जो यूटी है इसको स्टेट का दर्जा देना चाहिए, और ऐसा दर्जा नहीं देना चाहिए जिस तरह से इन्होंने दिल्ली को दिया है। लंगड़ी सरकार वहाँ चले, ऐसा नहीं हो, फुल फ्लैज सरकार बने, क्योंकि यहाँ मिलिटेंसी भी है और यहाँ बहुत सारे इशू भी हैं। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, जहाँ किसानों का मसला है, जहाँ बेरोजगारी का मसला है, जहाँ दूसरे हमारे जो लेबर वाले उनका मसला है, जहाँ ट्रांसपोर्टरों का मसला है, जहाँ जो रेडी फड़ी वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, जहाँ कारखाने हैं, ये सब मसाइल हैं। जब से जो हमारे जहाँ गवर्नर रूल लगा है या यूटी बनी है तब से जम्मू, खासकर जम्मू जो बहुत बड़ी बातें करते थे, खासकर मैं बीजेपी वालों को कहूँगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता था बीजेपी वालों का, जब से पहले जो जम्मू की बड़ी बात करते थे कि हम जम्मू के ठेकेदार हैं। आज सबसे नुकसान ज़्यादा हो रहा है तो जम्मू कश्मीर को हो रहा है। अगर सबसे ज़्यादा अनदेखी की जा रही है तो जम्मू हमारे की जा रही है, सबसे ज़्यादा जम्मू की अनदेखी जो की जा रही है। तो यही हमारे 2-3 इशू थे। तो साहब एक चीज़ मुझे पूछनी है, जो आपने रेजिग्नेशन आपने अपनी हमने अपना जो रिजाइन है उनको भेज दिया है, वो एक्सेप्ट करें या ना करें ये उनकी मर्जी है। लेकिन हम तो आज प्राइमरी जो मेंबरशिप है हमारी, हम सब सारे के सारे जो साथी हैं हम उनसे रिजाइन दे रहे हैं। सर आपने कहा कि झंडे का अपमान आपने नहीं सहा तो आपने पार्टी छोड़ दी। इससे पहले भी महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था कि अगर धारा 370 और 35A को किसी ने हाथ लगाया तो तिरंगा झंडा नहीं, उस वक्त तो मेरा ख्याल है ये सवाल नहीं, इसका सवाल तो मैं सोचता हूँ बीजेपी वालों को पूछना चाहिए, निर्मल सिंह को पूछना चाहिए, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ उनको पूछना चाहिए, जिन्होंने उनके साथ सरकार बनाई, उनको पूछना चाहिए। देखिए सुनिए, यही तो है कि हमारे देश में कि जो आदमी जो है वो पीडीपी के साथ जाता है वो देशभक्त हो जाता है, और जो पार्टी को छोड़ देता है वो देशद्रोही हो जाता है। यही तो एक बात है। जिस वक्त पहले मैडम जी ने कहा शायद हो सकता मैं इधर नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था, मैं उस वक्त आपने सर अभी पीडीपी को तो अलविदा कह दिया है, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी स्टेट के दर्जे की बात है वो तो हम कह रहे हैं,
वो तो हम भी कह रहे हैं भाई दर्जा मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को, स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, फुल फ्लैश स्टेट मिलनी चाहिए, लंगड़ी स्टेट नहीं होनी चाहिए। पूरा जो दर्जा वो मिला वो तो हम कह रहे हैं। यहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो जो 35A ख़त्म किया उन्होंने, जो मेरा पर्सनल व्यू थे, मैंने कई बार पहले भी मीडिया पे कहा कि इसको इन्होंने अमेंडमेंट करना चाहिए था, इसको पूरी तरह ख़त्म नहीं करना चाहिए, अमेंडमेंट करना चाहिए था। जिस तरह से हमारे जो वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी हैं उनको यहाँ राइट नहीं था स्टेट स्पेट का, PRC का, उनको मिलना चाहिए था। जो हमारी लड़कियाँ हैं जिनकी शादी बाहर होती थी उनको राइट नहीं मिलता था, उनको यहाँ राइट देना चाहिए था, उसको करके इसको अमेंडमेंट करना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो ये एक तानाशाही तरीके से किया ना कि हम जो चाहेंगे। अब जम्मू कश्मीर के बाद का पूरे देश में तानाशाही चल रही है, कहाँ तानाशाही नहीं हो रही। आज पूरे जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है वो सारे के सारे आपने देख लिया क्या हाल है उनका। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, क्या हाल है। पाटवा जी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। हाँ पूछिए। एक जूही आपको यह कुछ पार्टी का मसला होता है, जब कोई परिवार में मसला होता है तो अंदर बातें की जाती हैं। उसका तो हमने बातें की हो, हमारी बात को नहीं माना गया, इसीलिए तो हमने जो स्टेप उठाया, जो हमें बिल्कुल स्ट्रांग जो स्टेप उठाया है इन चीज़ों को देखते हुए उठाया है। बाकी जब मैंने कहा कि मैं 35 ईयर के करीब में पार्टी में रहा हूँ, जिस पार्टी में मैं 35 ईयर रहा हूँ, मुफ्ती साहब के साथ रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं आई मुफ्ती साहब में। अब पार्टी में 2-3 साथी ऐसे आ गए हैं, मैं सही कह रहा हूँ, 2-3 साथी ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी की तबाही कर दी। शायद हो सकता मैंने कहा हो, हमारे साथियों ने कहा हो, हमारी अनदेखी की हो, तो तभी हो सकता हमें यहाँ आपके सामने आना पड़ा, वरना हमें ये होता रहता। दूसरा सवाल मेरा ये है, आने वाले अपनी नई पार्टी को कोई देखो ये बात की बात है, अभी नहीं, अभी हम हमारे सब साथी जो हैं, हम सब साथियों से सलाह करेंगे, सलाह मशवरा करने के बाद हम कोई डिसाइड करेंगे क्या करना है, कैसे जाना। नहीं अभी कुछ नहीं है। अभी तो जो हमारे जम्मू कश्मीर का ऐसा इशू बना हुआ है जो पूरे जम्मू में प्रोटेस्ट हो रहा है, खासकर हमारे जम्मू रीजन में, क्योंकि मैंने कल भी कहा था किसी सोशल मीडिया पे कि हम लोग जो है, हमारे जो परिवार है वो एक फौजी परिवार है। हमारे तैया जी भी थे, हमारे ब्रदर भी आर्मी में, हमारे भतीजा भी, हमारे सब लोग जो हैं ज़्यादातर हमारे आर्मी में होते हैं, तो इसलिए हम उसका। आप तीनों लोग जो है जम्मू रीजन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, PDP में थे आप लोग, तो आप जैसा कि आपने कहा कि आप लोगों की अनदेखी हो रही थी, क्या आपके अलावा कुछ और लोगों की भी अनदेखी हो रही है? वो पता चलेगा आस्था से सबका, वो सब सामने आया। अभी तो कहते हैं पिक्चर आई, अभी ट्रायल जो होता है बोलते हैं वो बाकी है, अभी वो तो बाद में पता चलेगा ना, आस्था से सबको पता चलेगा जो महसूस करेगा। अब मैंने पहले आपको कहा कि मैं 30-35 साल मुफ्ती साहब के साथ रहा हूँ, इसलिए मुफ्ती साहब एक बहुत बड़े लीडर थे हमारे देश में, जिनका पूरा सम्मान किया जाता था। और जब से वो चले, आज जो जम्मू कश्मीर में हालात बने हैं वो उसी वजह से बने। आज मुफ्ती साहब अगर हमारे बीच होते तो शायद ये जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, वो ऐसे हालात नहीं बनते जो आज जो हम देख रहे हैं ना। ये कुछ नहीं होता अगर मुफ्ती साहब अगर हमारे बीच होते तो उनके जाने से पार्टी को नुकसान हुआ, हमें नुकसान हुआ, मैं सोचता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ, देश को नुकसान हुआ उनके जाने से। PDP जो है वो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट रही है, किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी मुद्दे को लेकर, हमेशा दोनों हाथ राइवल्स रहे हैं। सब कुछ होता है राजनीति में, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। यही BJP थी जब कहती थी पुट द महबूबा बिहाइंड द बार, कहती थी जब बम बोले हुआ था। यही BJP है जिसने उनके साथ सरकार बनाई। यही थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा नीतीश जी के आपके DNA में फ़र्क है। नीतीश जी ने कहा था मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन BJP के साथ नहीं जाऊंगा, दोबारा उन्होंने उसके साथ सरकार बनाई है। ये तो बड़े लोगों को पूछना चाहिए, उनको मोदी जी को पूछना चाहिए, अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। जी मेरा सवाल आपसे है जी, कल के परसों से आपने कहाँ देखा उसको PDP में? उन्होंने छोड़ दिए? बिल्कुल, ये तो कभी हो नहीं सकता कि बाप किसी दूसरी पार्टी में, तो बेटा अगर कोई जाता है तो वो मैं कहता हूँ उनके घर में ही वो तकसीम हो जाते हैं। तो ऐसा ये कहना है सर कि वो अभी भी PDP में ही है। नहीं, आपने कहा कि बाइट लिया, आपने बाइट लिया तो दिखा दो मुझे, मैं मानूंगा। मैं आपकी बात मानूंगा ना कि अगर उसका कोई बाइट लिया है तो मैं मानूंगा उस बात के। तो हम आप इस एजेंडे पे आ जाइए, कोई बात नहीं। मैंने आपको एक सवाल पूछा था, जवाब नहीं, पोलिटिकल मैं सही कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं एक साल से ठीक नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था। शायद आपको मालूम है मैं बाहर गया हुआ था, मुझे कभी देखा मैंने पार्टी आपस में कभी, मैं 3 उसके बाद पहले कोरोना आ गया, 7-8 महीने वैसे नहीं थे। तो उसके बाद अब जब कोरोना थोड़ा ठीक हुआ, अभी भी कोरोना है, देखो अब हम आए सफोकेशन, तो हो सकता हम 1 साल से महसूस कर रहे हूँ या 2 साल से महसूस कर रहे हूँ, लेकिन उसका अब मैंने देखिए
आप मेरी बात को समझिए। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं जिस परिवार में, जिस पार्टी में हम बेद जी 20 साल रहे हैं, ये भी 12-13 साल रहे हैं, मैं 35 साल रहा हूँ। मेरा पूरा जो मेरी स्टार्टिंग जो राजनीति शुरू हुई वो मुफ्ती साहब से शुरू हुई। अब मुफ्ती साहब नहीं रहे तो मैं अब उसके हम कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मुफ्ती साहब हमारे बीच में नहीं। मैं देखिए, जहाँ तक देखिए, साहब के वक्त पार्टी बिल्कुल ठीक थी। मैंने कहा कि जब महबूबा मुफ्ती जी ने, मैंने आपको पहले कह दिया, मुद्दे परिवार में बहुत से मुद्दे होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं पार्टी में, बहुत सी बातें होती हैं। अब जब आपके सब कुछ सामने आ गया है कि हमने पार्टी छोड़ दी, अब मैं एक बात आपको डिटेल एक्सप्लेन करूं कि मेरे साथ मुझे उन्होंने क्या कहा, मैंने उनको क्या कहा, ये क्या हुआ नहीं। उसमें देखिए, उसमें मैं ये बात जरूर कहूँगा मैं कि वहाँ 2-3 आदमी ऐसे आ गए हैं पार्टी में, ये भाजपा नहीं जा रहा। इससे पहले कितने एमएलए छोड़ के गए हैं? 2-3 आदमी हैं पार्टी में जिन्होंने इस पार्टी को तबाही और बर्बादी की है। 2-3 लोग इस पार्टी में, उसकी वजह से हो सकता हमने बात की, हो सकता हमने उनसे बात की हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा आगे से। अब जैसे उन्होंने कहा तो आज देखा जब वो निकाल रहे थे पोटैश, उसमें तिरंगा था, देखा आपने जो मुलाजी ने कहा तिरंगा था ना, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब दोबारा ऐसा हुआ तो उस वक्त हमें ज़्यादा ठेस पहुंची। एक बार तो हो सकता है किसी वजह से निकल जाए बात मुँह से, लेकिन अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो उसको सोच समझ कर फिर ये कहना, असल में वो उनको वहाँ शूट करता है कश्मीर में, जम्मू वालों को शूट नहीं करता है। हम इसके खिलाफ हैं। हमने इसीलिए कह दिया आपको कि हमारा 35 साल का जो हमारी मेहनत थी हमने उसको दाव पर लगा दिया। लेकिन हम ये हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो उसकी डिसरिस्पेक्ट हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेवर टारगेटेड। हम मर सकते हैं, हम मर सकते हैं, लेकिन ये कभी टारगेट नहीं करेंगे। यही हमारा इतना ही है बस। इसमें जैसे कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव, इसमें सब कुछ आ जाता है। जो पूछना चाहिए पूछ लिया। जी सर, एक अंतिम सवाल मेरा। हाँ, मैंने पूछा। आपने कहा कि देश के तिरंगे की बात हुई है तो उस पर आपने जो है आज रिजाइन दिया। क्या एक देश के तिरंगे के लिए सिर्फ रिजाइन देना काफी है? नहीं, अभी तो रिजाइन दिया, बाकी बाद में करेंगे। क्या जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तिरंगे के लिए कर रहे हैं। क्या नहीं करना जो हम नहीं किया आज दिन तक? तिरंगे के लिए हम जो करना पड़ेगा हमें करेंगे, कर रहे हैं हम। जो अगर हमें रिजाइन दे सकते हैं उसके ऊपर तो करने से हम पीछे हटेंगे। मैडम जी, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं इसमें कि हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और कोई हमें ना बताए कि तिरंगे झंडे की वैल्यू क्या है। ठीक है, हमारी पूरा परिवार आर्मी में रहा हुआ है। मैं खुद आर्मी से साबका फौजी हूँ। एक फौजी तिरंगे झंडे की जितनी कदर जानता है, मैं ये समझता हूँ कि शायद दूसरा कोई कम जानता होगा। ये तिरंगा झंडा वो झंडा है कि जब फौजी आदमी पासिंग आउट होता है 9 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद, अपने अपने धर्म के अनुसार गुरु ग्रंथ साहब, गीता, बाइबल, कुरान साहब, और ये तिरंगा झंडा हमारे हाथों के ऊपर से निकलता है कि इस तिरंगे झंडे की ओथ और अपने अपने धर्म अनुसार अपनी कसम लेके हम कहते हैं कि आखिरी गोली, आखिरी सांस, आखिरी खून का कतरा इस तिरंगे झंडे के लिए और अपने मुल्क के लिए हम निशावर करेंगे और इसकी हिफाजत करेंगे अपनी सरहद की और अपने लोगों की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई दूसरा बताएगा कि इस तिरंगे झंडे की वैल्यू क्या है और इसके लिए आप क्या करेंगे। हम यहाँ तक है कि आखिरी कतरा भी जो है इस तिरंगे झंडे के लिए और अपने मुल्क के लिए देंगे। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। इसका थोड़ा सा पासिंग रेफरेंस जो है वो बाजवा साहब ने भी किया है। ये जो बिल लाए हैं यहाँ पे अभी डोमिसाइल के बारे में, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने फ्लड गेट्स खोल दिए कि लैंड हिंदुस्तान का कोई भी आदमी यहाँ पे आके लैंड ले सकता है। ये नया कानून नहीं है सही मायनों में। ये आज से 40 साल पहले भी है। लैंड यहाँ पे लीज पे दी जा रही है, इंडस्ट्री के लिए दी जा रही है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन आज डोमिसाइल के बिना कोई भी लैंड ले सकता है। ये बड़ी अजीब बातें हैं यहाँ पे इस मुल्क में हो रही हैं। ये कमिटमेंट थी बीजेपी की सरकार की कि जम्मू कश्मीर की नौकरियाँ जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए होंगी, जम्मू कश्मीर की धरती जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए होगी। लेकिन आज फ्लड गेट्स इन्होंने खोले हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से कि ये दुगलापन क्यों है हमारे लोगों के साथ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पीडीपी एक अल्टरनेटिव जम्मू कश्मीर में दिया गया था और वो अल्टरनेटिव था नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक पार्टी के खिलाफ।
जो समय हमने एक पार्टी बनाई, एक अल्टरनेटिव दिया। और अल्टरनेटिव ने जब मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में जब 2002 में सरकार बनी और आपने देखा किस किस्म का माहौल बना, एक बैलेंस डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हमने दी, तीनों रीजन्स के साथ, नौकरियों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, सब जगह हमने वहाँ दे दी। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ कि वेयर इज़ दैट अल्टरनेटिव? वो अल्टरनेटिव आज कहाँ चला गया? आज वो अल्टरनेटिव क्या होता है कि आज सिंगल पार्टी एक कश्मीर में उभरी है जिसका नाम है पीपल्स अलायंस। वो एक वहाँ पे बन गया है। फरूक अब्दुल्ला साहब को प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। हमारी जो सदर साहिबा थी पहले, उनको वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने बना दिया है। और आने वाला इलेक्शन जो होगा ये अकेली पार्टी कश्मीर में लड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो एक अल्टरनेटिव जम्मू कश्मीर के लोगों को हमने दिया वो आज दफन हो गया। आज देयर इज़ नो पीडीपी, देयर इज़ ओनली वन पार्टी इन कश्मीर जिसका नाम है पीपल्स अलायंस। और उन्होंने अपना फ्लैग भी निश्चित कर लिया जिसकी बेस के ऊपर वो कल को जिन्होंने वो ये चुनाव लड़ना है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें कौन करवा रहा है? आप ये देखिए, ये अल्टरनेटिव जो था वो हमने जो उस समय दिया बड़े सोच समझ के दिया, लेकिन आज दिल्ली सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज जम्मू और कश्मीर डिवाइड हो गया है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कम्युनल लाइन पर डिवाइड हुआ है, लेकिन डिवाइड तो हो गया। कश्मीर में आज एक सिंगल पार्टी है पीपल्स अलायंस, और जम्मू में वी आर डिवाइडेड हाउस, यहाँ बहुत सी पार्टियाँ हैं। तो फायदा आप समझ सकते हैं कि किसको हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज आपके सामने हैं। इसमें दोषी जो है, मैं समझता हूँ कि जो केंद्र सरकार हमारी है उसकी गलत पॉलिसियों की वजह से हम जम्मू के लोग जो है वो सफरर हैं, हमारा नौजवान जो है वो सफरर हो रहा है। आज 370 चला गया, मुझे बताइए 370 इन्हें हटाने के बाद हमें क्या मिला? आज बीजेपी वाले सभी लोग 370 की बात करते हैं। मुझे बताइए, अभी तो अपेक्स कोर्ट ने इसका कोई फैसला ही नहीं किया। अभी 35 है और 370 तो अभी अपेक्स कोर्ट में पेंडिंग है। इसके ऊपर तो चर्चा करना ही बेकार है। ये सिर्फ लोगों को उकसाया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर चिंतन करने की ज़रूरत है। ये रीजनल आउटफिट हमने मुफ्ती साहब की रहनुमाई में ऐसे नहीं बना दिया था। उस समय आपको याद है, देयर वाज ओनली 2 पार्टीज, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। कभी कांग्रेस आती थी, कभी एनसी आती थी, लेकिन एक अल्टरनेटिव हमने दिया। और अल्टरनेटिव इसलिए दिया कि तीनों सूबों के साथ हम इंसाफ करेंगे। और मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, आपने देखा दैट वाज ए गोल्डन पीरियड, वी कैन से कि वो गोल्डन पीरियड था जम्मू कश्मीर में। एक इंसाफ हुआ, मतलब 44 कॉलेजेस बने, 22 जम्मू को दिए, कश्मीर को दिए, यूनिवर्सिटियाँ 4 जम्मू को, बराबरी करी, इसी तरह डेवलपमेंट के नाम पे। लेकिन आज इन्होंने दिल्ली वालों की गलत पॉलिसियों की वजह से इन्होंने जम्मू कश्मीर को इन्होंने डिवाइड कर दिया, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। वो अल्टरनेटिव जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा था और ख़ासकर जम्मू के नौजवानों को फ़ायदा था, आज मुझे बताइए उसका फ़ायदा जम्मू के लोगों को कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है जम्मू? ये सारे कुछ मैं समझता हूँ जो भाइयों साहब ने कहा, मैं इन चीज़ों को इसमें ऐड करना चाहता हूँ। ये ऐसे होते हैं, ये अपनी राजनीति चिपकाने के लिए होते हैं। बीजेपी ने सबसे 70 साल से ये कह रहे थे जम्मू एक सेपरेट रियासत बननी चाहिए, और जब इनके पास ताकत आई, सत्ता आई, तो वो भी कश्मीर के साथ जाके मिल गई। तो जो अभी जो आप कह रहे हैं, जिस तरह अभी कोई डिक्लेरेशन बनाया जम्मू में, वो भी उस तरह अपनी राजनीति चिपकाने के लिए बात करते हैं। अब कोई मुझे लगता नहीं कोई मेजर पार्टी हमारी स्टेटहुड हमें वापस स्टेटहुड का दर्जा हमें वापस मिलना चाहिए। वो तो हर कोई बच्चा बीजेपी वाले ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं इसकी कि स्टेट में स्टेटस मिलना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल जो हमने पहले मैंने डिनाई कर दिया। मेरे दोनों सीनियर बैठे हैं, कोई भी पार्टी में अभी शामिल होने नहीं जा रहे, किसी पार्टी में शामिल होने। मैं आपको इसका क्लियर करता हूँ। हमारी जो बात हुई है ये आपस में अभी मिल बैठ के हमने कोई अपना मशवरा करना है, अभी तक हमारा कोई ऐसा नहीं है। लिहाजा हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम घर में बैठने वाले लोग नहीं हैं। हमारी सोशल एक्टिविटी वो कंटिन्यूस रहेगी। लेकिन आप ये सोचें कि ये बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं, ये कांग्रेस से मिला रहे हैं, ये आम अपनी पार्टी से मिला रहे हैं, किसी और से मिला रहे हैं, वो हमारा अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं है, ऐसा डिसाइड नहीं किया।